बेलापुर के जंगल में एक कोमल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ऐ ऊपर वाले, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरे माता पिता क्यों छीन लिए? अब मैं जंगल में किसके सहारे रहूंगी? अगली सुबह कोमल चिड़िया पूरे जंगल में काम ढूंढने निकलती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी कोमल चिड़िया एक कबूतर चाचा के पास जाती है जो अंडे बेचता था। चाचा जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए। मैं ये आपके अंडे घरों में बेच आया करूंगी। बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। हाँ, तुम ऐसा करना, मेरे मुर्गी फार्म में अंडे जमा कर दिया करना। ये सुनकर कोमल चिड़िया खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। अब उसी से उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अरे कोमल बिटिया, इस मुर्गी की टांग पर क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। तुम इस मुर्गी को ले जाओ और इसे चील की दुकान पर दे आना, वरना ये बाकी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। लेकिन चाचा, वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगी। हाँ, तो ये ठीक ही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। कबूतर चाचा, आप ये मुर्गी मुझे दे दें। तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? चाचा जी, आप मुझे ये मुर्गी दे दीजिए ना, प्लीज। कोमल चिड़िया के जिद करने पर कबूतर चाचा उसे मुर्गी दे देता है। चिड़िया खुश होकर वो मुर्गी लेकर अपने घर चली जाती है। मुर्गी, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ कहती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। फिर चिड़िया मुर्गी की चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती। दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं मुर्गी का इलाज करवा सकूं। कभी सेठ के घर जाती हूँ और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कव्वे के घर जाती है और उससे पैसे उधार मांगती है। क्यों ना मैं इस छोटी चिड़िया से इसका घर अपने नाम करवा लूं। इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। ओ छोटी चिड़िया, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपना घर मुझे देना होगा। बेचारी चिड़िया भोलेपन में अपना घर कव्वे को दे देती है और बदले में पैसे ले लेती है और वो उन पैसों से अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी बादल कव्वा वहाँ आता है। चल चल चिड़िया, निकल यहाँ से, ये घर अब मेरा है। मैं मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्द ही आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। बादल कौवा चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। चिड़िया अपनी मुर्गी को उठाए रो रही थी। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई भी नहीं है। चिड़िया जहाँ जहाँ भी मदद के लिए पक्षियों के पास जाती है, सभी उसे डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम ही मुझे बताओ। तभी मुर्गी घने जंगल की ओर भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ। उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। चिड़िया की मुर्गी घने जंगल में एक गुफा के अंदर चली जाती है। चिड़िया भी अपनी मुर्गी के पीछे पीछे थी। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? पता है बाहर जंगल में बारिश होने लगी है, क्यों ना हम आज रात यहीं गुजार लें। उस दिन से कोमल चिड़िया मुर्गी के साथ उसी गुफा में रहने लगती है। एक दिन उस गुफा में एक उल्लू साधु आता है। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? साधु जी, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मैं और मेरी मुर्गी यहाँ रह रहे हैं। फिर कोमल चिड़िया सारी बात साधु उल्लू को बताती है। फिर साधु उल्लू मंत्र पढ़ता है। बेटी, आज से तुम्हारी मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई मुर्गी बन गई है। लेकिन साधु बाबा जी, मैं इस मुर्गी का क्या करूंगी? बेटी, तुम इस मुर्गी से जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे जंगल में ले जाती हूँ। फिर चिड़िया अपनी मुर्गी को लेकर जंगल में आ जाती है। ए जादुई मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो सोने की मुर्गी का घर है। फिर चिड़िया उस सोने के घर में रहने लगती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बेटी, ये इतना बड़ा सोने की मुर्गी का घर कहाँ से आया?
इसे अगर कोई चुरा कर ले गया तो तुम्हें तो पता है पास के पहाड़ी इलाके में उल्लू रहते हैं। वो बहुत बड़े चोर हैं। वो तुम्हें मारकर ये घर ले जाएंगे। नहीं नहीं कवि अंकल, ये घर कोई मामूली घर नहीं है। ये घर तो एक जादुई मुर्गी का घर है। देखना, ये घर मुसीबत में मेरी रक्षा भी करेगा। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है। कितना डरा रहा हूँ लेकिन अपनी बात पर ही अड़ी हुई है। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। ए मुर्गी का जादुई घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए भोजन दे दो। तभी चिड़िया के सामने बहुत अच्छे अच्छे भोजन आ जाते हैं, जिसे खाकर चिड़िया सो जाती है। आधी रात को चिड़िया की आंख खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये सब क्या हो रहा है। तभी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। ये तुम सब पक्षी मेरे घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको सब। कुछ पक्षी रस्सी से खींचकर उस घर को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ए जादुई मुर्गी का घर, इन पक्षियों को अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी जादुई सोने का घर जादू करता है और ढेर सारी मुर्गियां आकर उन पक्षियों को वहां से भगा देती हैं। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा तोता वहां आता है। क्या हुआ तोते अंकल जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए कफे सेठ से पैसे उधार लिए थे। उसने चालाकी से मेरा घर ले लिया। अब वो मुझे घर से निकाल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तोते अंकल जी, आप चिंता नहीं करें, मैं कुछ करती हूँ। ए जादुई सोने की मुर्गी, मुझे कुछ पैसे दो। मुझे तोते के घर को कफे सेठ से छुड़वाना है। तभी चिड़िया के सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। चिड़िया पैसे लेकर कफे सेठ के पास जाती है। ये लो कफे अंकल, ये रहे पैसे, अब तोते के घर को लौटा दो। अच्छा, अब तो पक्षियों की मदद करेगी। जा भाग जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा घर। हाँ छोटी चिड़िया, एक शर्त पर मैं घर दे सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का घर मुझे दे दे। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक है कफे सेठ, आप ले लो, आप मेरे घर को ले लो। फिर चिड़िया अपना घर दे देती है और कौवा तोते को उसका घर लौटा देता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु बेटी, तुमने मेरे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो बेटी, तुम हमारे साथ ही रह लो। आप देखते रहिए तोते अंकल कि इस कफे को अब मैं कैसा मजा सिखाती हूँ। अब ये जादुई घर मेरा हो गया, मैं रहूंगा इस घर में। ए जादुई घर, जरा जोर जोर से हिलकर तो दिखाओ। चिड़िया के बोलते ही वो घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से ये घर क्यों हिल रहा है? अरे मर गया मैं, मेरी कमर टूट गई। कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। रखो अपना घर अपने पास, मैं नहीं रहूंगा। क्यों कवि अंकल, आप रहो इस घर में। ये घर तो ऐसे ही हिलता है क्योंकि ये जादुई मुर्गी का घर है। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो घर चिड़िया का हो जाता है। जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। कवि अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी जोरदार बादल गरजते हैं और एक सीधी बिजली कवि पर आकर गिरती है। कवि तो वहीं मर जाती है। अगले दिन सभी पक्षी बिजली कवि के मर जाने पर बहुत उदास थे। वो कवि को नदी में बहा देते हैं। मुन्नी अपनी माँ के मरने के बाद अकेली रह गई थी, इसलिए बादल कौवा दूसरी शादी करता है। कवि की दूसरी पत्नी बहुत बुरी थी, ना तो वो कोई काम करती है और घर से पैसे चोरी किया करती। अरे ये क्या, यहाँ तो अलमारी में 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, उस मुन्नी को जरूर पता होगा। ऐसा कहते हुए स्वीटी कवि मुन्नी के पास जाती है और उसे मारती है। बता रही मुन्नी, तेरे पापा ने पैसे कहाँ छुपाए हैं? मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। तुझे सब पता है, बस तू झूठ बोल रही है, वरना मैं तेरे पंख जला दूंगी। हाँ, और तुझे भोजन भी नहीं दूंगी। स्वीटी मुन्नी पर बहुत अत्याचार करती है।
तो दूसरी ओर बादल कौवा जंगल में अंडा पराठा बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। आओ आओ पक्षियों, स्वादिष्ट अंडा पराठा खाओ। चटपटा अंडा पराठा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे कफे, तुम्हारा अंडा पराठा खाकर तो बहुत मजा आ गया। एक अंडा पराठा मेरी पत्नी के लिए भी पैक कर दो। ऐसे बादल कौवा जंगल में अंडे पराठे की दुकान लगाता है और शाम को अपनी रेडी लेकर वापस चला जाता है। घर जाते ही उसकी बेटी मुन्नी घर के बाहर बैठी रो रही थी। क्या हुआ मुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? बाबा, बाबा, मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए ना, उन्होंने मेरे पंख भी जला दिए। चुप कर जा मेरी बेटी, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं दूसरी शादी न करता तो हम दोनों सुखी जीवन गुजारते। बाबा, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। मम्मा ने मुझे भोजन नहीं दिया। चुप कर जा मेरी बेटी, ये देख मैं तेरे लिए अंडा पराठा लाया हूँ। फिर मुन्नी अंडा पराठा खाती है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। पति जी लाओ, आज की कमाई मेरे पंख में दो। नहीं नहीं स्वीटी, वो मेरी मेहनत की कमाई है। और तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला दूंगा। जल्दी से हमें भोजन बना दो, बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा, अब मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो? देख लूंगी तुम्हें किसी दिन। जाओ, मुझसे नहीं बनता ये भोजन। दिन भर तो अंडा पराठा बनाते हो, जाओ अब अपना भोजन भी बना लो। फिर बाबा कौवा रसोई में जाता है और अपने लिए भोजन बनाने लगता है। बादल कौवा अपनी कमाई के पैसे एक डब्बे में डाल देता है। पूरे 3,000 जमा हो गए हैं। ये मेरी बेटी के काम आएंगे। इन्हें छुपाकर ये दाल के डिब्बे में रख देता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। ऐसे वो कौवा बहुत खुश होता है, लेकिन स्वीटी तो खिड़की से देख रही थी। बड़ा आया मुझसे छुपाने वाला, मुझे भी पता चल गया। एक बार गली से जाने दो, फिर बताऊंगी। वाह भाई वाह, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। फिर वो सभी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन बादल कौवा अंडा पराठा बेचने जंगल में चला जाता है। पीछे से स्वीटी का भी दाल के डिब्बे से सारे पैसे निकाल लेती है। अरे वाह, कितने सारे पैसे हैं। अब मैं अपनी माँ और बहन के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर जाऊंगी। स्वीटी का भी वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। बादल कौवा थका हारा घर आता है। मुन्नी, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबा, मम्मा तो अपने मायके गई है और सुबह से घर नहीं लौटी। वो बोल रही थी कि मैं रात को ही आ पाऊंगी। अच्छा बेटी, जाओ जरा रसोई से दाल का डिब्बा लेकर आओ। फिर मुन्नी वो डिब्बा लाती है। जब बादल कौवा देखता है तो डिब्बा खाली था। ले गई, वो काफी मेरी मेहनत की कमाई ले गई। पूरे 3,000 थे। बाबा, आप चुप कर जाएं, मुझे नहीं रहना उस सुतेली मम्मा के साथ। हम दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं, हम अकेले रह लेंगे। लेकिन अब मैं उस सौतेली मम्मा के साथ नहीं रहूंगी। नहीं मुन्नी बेटी, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है। इस जंगल में हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब जाएगी तो वो काफी। बादल कौवे ने इतना बोला ही था कि तभी स्वीटी कभी आ जाती है। वो तो आज बहुत खुश थी। स्वीटी, तुमने दाल के डिब्बे से जो पैसे लिए हैं, अगर कुछ बचे हैं तो मुझे दे दो। मुझे कुछ सामान लाना है। अरे, तुम अपनी पत्नी से हिसाब मांगते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो पैसे तो सारे मैंने खर्च कर दिए। ये सुनकर बादल कौवे को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो चालाक स्वीटी कौवी बादल कौवे का घर बेचकर सारे पैसे लेकर चली जाती है। देखो कौवे, हम कुछ नहीं जानते। तुम्हारी पत्नी ने हमें ये घर बेच दिया है। मेरे पास तो इस घर के कागज भी हैं, ये देखो। बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मम्मा के साथ मुझे नहीं रहना। देखिए ना, अब वो इस घर को ही बेचकर भाग गई। अब हमारा क्या होगा? चुप कर जाओ मुन्नी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी होगी। स्वीटी कौवी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओए काबो, जो भी रोना है बाहर जाकर रो, मेरे पति आने ही वाले होंगे। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। बादल कौवा
अपने अंडे पराठे का ठेला लगाना बंद नहीं करता। वो दिन भर जंगल में अंडा पराठा बेचता है। बाबा, रात हो गई है, अब हम कहाँ सोएंगे? बेटी, लगता है अब हमें कुछ महीने तो यहीं गुजारने पड़ेंगे। तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्द ही अपने लिए एक घर खरीद लूंगा। देखना, बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे जमा होंगे, क्योंकि अब वो कभी हमारे साथ नहीं है। फिर बादल कौवा अपनी बेटी के साथ वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बादल कौवा कुछ पैसे जमा करता है, जिससे वो अपना एक छोटा सा घर खरीद लेता है। ध्यान रखना कौवे, अभी तुमने आधे पैसे दिए हैं, जल्दी ही पूरे पैसे दे देना। जी जी, तोते दोस्त, मैं जल्द ही तुम्हारे बाकी पैसे भी लौटा दूंगा। फिर वो दोनों बाप बेटी उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, स्वीटी कभी फिर से लौट आती है। स्वीटी, अब यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मैं और मेरी बेटी हम अकेले रह लेंगे। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। दादी जी, मुझसे भूल हो गई। आप दोनों ही तो मेरा परिवार हो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। स्वीटी कभी झूठे आंसू बहाती है। बादल कौवा उनमें बह जाता है। कुछ दिन तो स्वीटी कभी उनके साथ हंसी खुशी रहती है। वो घर के सारे काम करती और मुन्नी का भी बहुत ख्याल रखती। बादल कौवा तो उसके बुरे व्यवहार को पल भर में ही भूल जाता है। बादल जी, ये पैसे किस लिए जमा किए हैं? पत्नी जी, ये तोते के घर के पैसे देने हैं। वो 1 या 2 दिन में आने ही वाला होगा, क्योंकि ये घर मैंने आधी कीमत पर खरीदा है। हाँ हाँ पति जी, अच्छा है आप ये पैसे अलमारी में ताला लगाकर रख दें, जो किसी चोर को पता ना चले। पति जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब से ये घर हमेशा के लिए हमारा होगा। फिर बादल कौवा वो पैसे अलमारी में रख देता है। लेकिन वो कभी कहाँ सुधरने वाली थी। वो आधी रात को उठती है, ताला खोलकर बिजली कभी अंडों पर बैठी हुई थी। वो बादल कौवे से कहती है, बादल जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। जब देखो सोए ही रहते हो। चाहता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर बादल कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। बादल कौवा बहुत आलसी था। उसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अपना कुल्हाड़ा एक साइड पर रखता है और सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब बादल कौवे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब मैं क्या करूँ? बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे मीरा बकरी घास खाती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से मीरा बकरी के पास जाता है। बकरी बकरी, मैं बहुत गरीब हूँ और भूखा हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, चुप कर जाओ। अगर तुम ऐसे रोओगे तो मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। ये बात सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है और वो जल्दी से बकरी का दूध पीने लगता है। वो पेट भरकर दूध पीता है। भर गया, मेरा पेट तो भर गया। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, सुबह से गए हो, कुछ खाने को लाए हो क्या? क्या बताऊं बिजली, तुम्हें तो पता है मैं दूसरे पक्षियों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता पेड़ से गिर गई थी। पूरे जंगल के किसी भी पक्षी ने उसकी मदद नहीं की। मैं ही उसकी मदद करने को चला गया, इसलिए जंगल में आज कोई भी काम नहीं कर पाया। निखट्टू कहीं के, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना। बस तुम दूसरों की मदद ही करते रहना। बादल कौवे का पेट तो भरा हुआ था। वो आराम से सो जाता है, जबकि बिजली कौवे को तो भूख से नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह बादल कौवा फिर से अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। आज पहले फिर से मीरा बकरी का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम करूँगा। ऐसे कहते हुए बादल कौवा फिर से रोते हुए मीरा बकरी के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। बकरी, प्यारी बकरी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कौवे, मेहनत से कमाना सीखो, आज मेरा दूध पी लो,
कर कर अपना काम करना। ठीक है, सुंदर सुंदर बकरी। फिर बादल कौवा जल्दी से बकरी का दूध पी लेता है और घने पेड़ की छांव के नीचे जाकर सो जाता है। शाम के बाद जब बादल कौवा घर जाता है तो बिजली कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम बिजली, मैं भी सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो पता है मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। आज वो छोटा कबूतर नदी में गिर गया था, बस उसी को बचाया मैंने। बादल कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगली सुबह बादल कौवा फिर से जंगल चला जाता है। ये तो मुझे भूखा मार देगा, आज मैं खुद ही जाकर भोजन लेकर आती हूँ। फिर बिजली कौवी घर से निकलती है। वो पड़ोसन कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अंडों पर बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कौवी बहन, मेरे पास तो घर में दाना नहीं है। जो दाना था वो सुबह ही मैंने और कबूतर जी ने खा लिया। कबूतर जी दाना लेने गए हुए हैं, वो शाम तक आ जाएंगे, फिर ही मैं तुम्हें दाना दूंगी। कबूतरी बहन, शाम तक तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी कबूतरी के घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मैं कई दिनों से अंडे पर बैठी हूँ, बहुत भूखी हूँ। बादल जी तो सुबह जाते हैं और शाम को खाली पंख लौट कर आते हैं। बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बिजली बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। तुम्हें तो आलसी कौवे का पता है, वो कहाँ तुम्हें दाना ला कर देने वाला है। फिर कोमल चिड़िया बिजली कौवी को भोजन देती है। बिजली कौवी पेट भरकर भोजन खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ ये बादल का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। बिजली कौवी छुप छुप कर बादल कौवे के पीछे जाती है। बकरी, सुंदर बकरी, आज मेरे घर में एक गरीब पक्षी आ गया। मेरे घर में जो भी खाने को था मैंने उस गरीब पक्षी को दे दिया, इसलिए मैं आज बहुत भूखा हूँ। तुम मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मेरा दूध तुम पी सकते हो। बिजली कौवी झाड़ियों में छुपी ये सब सुन रही थी। अभी वो बाहर आती है। मीरा बकरी, ये मेरा पति निकम्मा निखट्टू है। ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, एक नंबर का आलसी है। हर रोज सुबह सुबह घर से कमाने के लिए निकलता है और तुम्हारा दूध पीकर सारा दिन जंगल में आराम करता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मीरा बकरी से मजाक करते हो, मैं अभी देखती हूँ तुम्हें। फिर मीरा बकरी बादल कौवे को एक जोर की टांग मारती है और बादल कौवा दूर जाकर गिरता है। बिजली, बचा लो, मेरी कमर टूट गई है। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेहनत करूंगा, काम करूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। बादल कौवे को मीरा बकरी अच्छा सबक देती है। अम्मा जी, आपको तो पता है कुछ दिनों पहले मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे, फिर मुझे एक रहस्य का पता चला और अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। भांजे, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे पंखों में लग गया है, मुझे भी बताओ। बादल कौवा और उसका मामा आपस में बातें कर रहे थे। तभी चुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों मामा भांजा तो चोरी किया करते थे। चुन्नू यार, मेरे पंखों में एक ऐसी चीज लगी है कि अब मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पास घर बैठे सोते जागते पैसे आते हैं। भांजे, मुझे भी बता वो कौन सी चीज है। देख, मैं तेरा मामा हूँ, तू मेरा भांजा होने के नाते मुझे तो बता ही सकता है। नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको भी नहीं बता सकता, वरना तुम पूरे जंगल में सभी को बता दोगे। इतना कहकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बादल के मामा जी भी उसके पीछे उड़ जाते हैं। ये दोनों किस चीज की बात कर रहे थे, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज कहीं पर काम मिला क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, कोई भी मुझे काम पर नहीं रख रहा। पता नहीं हम अपना जीवन कैसे गुजारेंगे। अजी, आप नाराज क्यों होते हैं? अभी हमारे पास कुछ अनाज बाकी है, जिससे कुछ दिन तो हमारे आराम से गुजर जाएंगे। मुन्नू, जो हमारे पास कुछ राशन है वो कुछ ही दिनों तक चल सकता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या तुमने कभी सोचा है?
पति जी, आप चिंता नहीं कीजिए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। रात हो जाती है। मुन्नू चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है, जबकि चुन्नू चिड़े को नींद नहीं आ रही थी। मानो चिड़िया उठ जाती है। अजी, क्या हुआ? इतनी रात हो गई और आप अभी तक नहीं सोए? पता है, जब आज मैं जंगल से आ रहा था, मुझे रास्ते में बादल और उसका मामा मिला। आप उन्हीं कपों की बातें कर रहे हैं ना, जिन्होंने झील की गुफा से चोरी की थी? हाँ भाग्यवान, लेकिन बादल कव्वा किसी रहस्य की बात कर रहा था और बादल कह रहा था कि उसे कोई चीज मिल गई है जिससे घर बैठे उसे पैसे आ रहे हैं। अजी, ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो शायद आपको उल्लू बना रहे होंगे। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। न कहकर मुन्नू चिड़िया सो जाती है। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन चुन्नू चिड़ा जंगल में जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे बादल कव्वा और उसका मामा मिलते हैं। मामा जी, आपको पता है, कल रात मैंने उस रहस्य से एक पोटली सोना मांगा और उसने मुझे 2 पोटली सोना दे दिया। क्या कहा भांजे, 2 पोटली सोना? तेरे तो मजे ही मजे हैं। अब मुझे भी बता देना उस रहस्य भरी चीज के बारे में। दोनों कपों की बातें सुनकर चुन्नू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। तुम दोनों किस रहस्य की बात कर रहे हो? मुझे भी उसके बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत चील महारानी से करूँगा। भांजे, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो इस चीड़े को ही बता दो। मामा जी, अगर मैंने वो रहस्य इस चीड़े को बता दिए तो ये मालामाल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि चीड़ा मुझसे भी अमीर हो जाए। अगर मुझे उस रहस्य का पता चल गया तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे बादल से वो रहस्य पूछना ही होगा। बादल कव्वे की बातें सुनकर चुन्नू चिड़े के दिल में लालच आ जाता है। बादल, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे उस रहस्य के बारे में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ हाँ भांजे, जल्दी बताओ, मुझे भी उस रहस्य के बारे में जानना है। तो सुनो, पहाड़ों के पीछे जो घना जंगल है, वहाँ एक कुआं है। वो कुआं कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई कुआं है। तुम जो भी उस कुएं से मांगोगे वो कुआं तुम्हें सब दे देगा। लेकिन हाँ, वो पहले तुमसे कुछ मांग भी सकता है। ठीक है बादल यार, वो कुआं मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। लेकिन याद रहे चुन्नू, तुम्हें रात के समय ही वहाँ जाना होगा, वरना कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सुनकर चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मामा जी, लगता है ये चिड़ा हमारे जाल में फंस गया। हाँ हाँ भांजे, चल अब किसी और को पकड़ते हैं। बादल कव्वा और उसका मामा बहुत ही बड़े चोर थे। वो बड़े चोर उल्लू के साथ मिलकर काम करते थे। कव्वों का बस यही काम था कि पक्षियों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। रात हो जाती है। भाग्यवान, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैंने बोला है ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। फिर चुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलता है और कुएं के पास जाता है। यही वो कुआं है जिसके बारे में बादल ने बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चुन्नू चिड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ए कुएं, मेरा नाम चुन्नू है। मुझे आपके बारे में बादल कव्वे ने बताया है और ये भी बताया है कि आपने उसे ढेर सारा धन दिया है। हाँ, उस कव्वे ने तुम्हें मेरे बारे में सब सच बताया है। क्या तुम्हें भी ढेर सारा धन चाहिए? हाँ कुएं जी, मुझे भी आप ढेर सारा धन दे दीजिए ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। धन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक पोटली मुझे सोने के सिक्कों की देनी होगी ताकि मैं उन्हें डबल कर सकूं। ठीक है कुएं जी, मैं आपको ये पोटली देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे मालामाल कर दीजिए। तो ठीक है, पहले वो पोटली कुएं में फेंक दो। फिर चुन्नू चिड़ा पोटली कुएं में फेंक देता है। कुएं जी, अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें 40 दिन अपने पड़ोस कप्पों को भोजन खिलाना होगा और फिर 41वें दिन तुम अमीर बन जाओगे। ठीक है कुएं जी, जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चुन्नू चिड़ा पड़ोस के कपों को लेकर अपने घर में आता है। अजी, ये आप इन सबको क्यों लेकर आए हैं?
भाग्यवान, ये सब गरीब हैं। मैं इन्हें अपने घर में भोजन करवाने के लिए लाया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जो इन गरीब कपों को यहाँ ले आए, न जाने ये कब से भूखे होंगे। फिर मुन्नू चिड़िया रसोई में जाती है और सभी कपों के लिए भोजन बनाकर लाती है। वो कभी भोजन खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आज तो हो गया, अब मुझे रोज कपों को भोजन खिलाना होगा। इसके बाद मैं जंगल का सबसे अमीर चिड़ा बन जाऊंगा। चुन्नू चिड़ा अब रोज ऐसा ही करने लगा था। मुन्नू चिड़िया इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। अजी, आप हमारे पड़ोसन को रोज खाना खिलाने यहाँ क्यों ले आते हैं? उन पक्षियों को भोजन खिलाते खिलाते हमारे घर का सारा राशन खत्म होने लगा है। फिर चुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी को कुएं वाली सारी बात बताता है। अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम ऐसे ही कपों को भोजन खिलाते रहे तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीकू तोता मुन्नू चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? चीकू भैया, अब आपको क्या बताऊं? फिर चिड़िया सारी बात तोते को बताती है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? जरूर उस कुएं में कोई राज छुपा है, मुझे पता लगाना ही होगा। चीकू भैया, चुन्नू जी फिर कपों को लेकर आते ही होंगे। मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। अगर हम ऐसे ही उन्हें खाना खिलाते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चिड़िया बहन, तुम उसकी चिंता ना करो, मेरे पास एक तरकीब है। ऐसा कहते हुए चीकू तोता चिड़िया के कान में कुछ बताता है। थोड़ी देर में चुन्नू चिड़ा आज अपने पड़ोसन बिजली और बादल को ले आता है। भाग्यवान, जल्दी से बिजली बहन और बादल भैया के लिए खाना बना दो, इन्हें बहुत भूख लग रही है। ऐसा कहते हुए चुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अपने पति के जाते ही मुन्नू चिड़िया एक तलवार की पूजा करने लगती है। पति जी, ये इस तलवार की क्यों पूजा कर रही है? हाँ बिजली, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, चलो जाकर पूछते हैं। अरे चिड़िया बहन, तुम इस तलवार की पूजा क्यों कर रही हो? अरे बिजली बहन, हमारे घर में जो भी भोजन खाने आता है तो मेरे पति भोजन खाने के बाद उसकी गर्दन काट देते हैं और उन्हें मारकर नदी में बहा देते हैं ताकि उन्हें शांति मिले। चिड़िया की बात सुनकर वो कभी बहुत डर जाते हैं। बादल जी, मैं तो जा रही हूँ, वरना ये चिड़ा मेरी आज गर्दन उतार देगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। क्या हुआ भाग्यवान, वो कभी बिना खाना खाए ही चले गए? पति जी, वो कभी मुझसे ये तलवार मांग रहे थे। मैंने ये तलवार देने से मना कर दिया, इसलिए वो दोनों यहाँ से चले गए। क्या वो दोनों यहाँ से चले गए? तुम्हें ये तलवार उन्हें दे देनी चाहिए थी। लाओ मुझे, मैं देकर आता हूँ। फिर चुन्नू चिड़ा वो तलवार लेकर कपों के पीछे चला जाता है। बादल जी, ये देखो, चिड़ा तो तलवार लेकर यहीं आ रहा है, भागो यहाँ से, वरना ये हमें मार देगा। चिड़ा उन्हें तलवार देने के लिए पीछे पीछे उड़ता है, लेकिन कपों को ऐसा लग रहा था कि चुन्नू उन्हें मारना चाहता है। बादल जी जल्दी उड़ो, लगता है ये चिड़ा आज हमें नहीं छोड़ेगा। अरे वाह तोते भैया, आपकी तरकीब तो काम कर गई। लेकिन चिड़िया बहन, अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ, हमें उस कुएं के बारे में पता लगाना होगा। फिर चीकू तोता और मुन्नू चिड़िया रात के अंधेरे में उस कुएं के पास जाते हैं। बादल जी, बहुत भूख लगी है, चलो जंगल चलकर किसी पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरते हैं। बिजली, कल मैंने नदी के पास देखा था, एक तोता समोसे बेच रहा था, चलो आज हम उसी तोते के पास जाते हैं। फिर कप्पा और कपी उड़ते हैं और वो सीधे तोते के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कफो कफो, बताओ क्या लेना है तुम दोनों को? तोते भैया, पहले तुम इस बुलबुल को समोसे दे दो। तोते भैया, मुझे 5 समोसे मीठी और तीखी चटनी के साथ दे दो। जैसे ही बुलबुल समोसे लेकर जाती है तो बिजली कपी इधर उधर देखकर बोलती है। तोते भैया, बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम पति पत्नी दूसरे जंगल से लौट रहे थे कि एक उल्लू ने हमें रास्ते में रोककर हमारा सारा सामान लूट लिया। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। तोते भैया, जहाँ बुरे पक्षी रहते हैं वहाँ तुम जैसे अच्छे पक्षी भी तो रहते हैं। तोते भैया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी हुई है, हमें एक एक समोसा ही दे दो। हम गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी।
तोते को उन कपों पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को एक एक समोसा दे देता है। बहुत स्वादिष्ट। तोते भैया तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे तोते को उल्लू बनाकर वो पति पत्नी पेट भरकर समोसे खाते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन वो पति पत्नी फिर से अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों नदी पर बैठकर सलाह करते हैं। बादल जी, आज तो मेरा जलेबी खाने का बहुत मन है। बिजली, बड़े पेड़ के नीचे चिड़िया जलेबियां बेचती है, लेकिन उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम चलो मेरे साथ। मुझे भी बिजली कहते हैं। मैं कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगी। फिर बिजली कवि और बादल कव्वा उड़ते हैं और वो सीधे चिड़िया के पास जाते हैं। बिजली कवि वहाँ जाकर रोने लग जाती है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बताया है अगर शाम तक मेरी माँ को जलेबियाँ ना खिलाई तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो चिड़िया बहन, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत किस बात की है? आप मुझसे जलेबियाँ ले जाएं। मेरा तो काम ही यही जलेबियाँ बेचना है। चिड़िया, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, एक दिक्कत है। हमारे पास पैसे नहीं है। रास्ते में आते हुए पहाड़ों के पास एक उल्लू ने हमें लूट लिया है। अच्छा, तो ऐसी बात है। आप ये जलेबियाँ ले जाएं और अपनी माँ को जाकर बचाएं। अगर मेरी जलेबियाँ खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी माँ भी ये जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होगी। फिर वो पति पत्नी जलेबियाँ लेकर वहाँ से चले जाती हैं। पीछे ही तोता वहाँ आता है। कव्वों को जाता हुआ देखकर तोता चिड़िया से पूछता है। चिड़िया बहन, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे ये कव्वे, बेचारे जलेबियाँ लेने आए थे, लेकिन रास्ते में पहाड़ों के पास उल्लू ने लूट लिया, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ तोते भैया, ऐसा ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? यही बात बोलकर तो ये कव्वे कल मुझसे समोसे खाकर गए थे। इसका मतलब ये कव्वे फ्रॉड हैं। वो मुझे भी चूना लगा गए। बादल जी, जब मैंने उस चिड़िया से कहा कि अगर मेरी माँ को जलेबियाँ नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएगी, वो बेचारी चिड़िया तो सच में रोने लगी। हो, बिजली, मुझे तो हंसी आ रही थी। बादल जी, अब तो हर दिन नए पक्षी को उल्लू बनाकर अपना पेट भरेंगे। अगले दिन वो पति पत्नी चील चाची की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में आम का जूस बनाया करती थी। कव्वे और कव्वी, क्या जूस पीने आए हो? चील चाची, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। हम दोनों विदेश के जंगल से आए हैं। कल ही चिड़िया ने हमें जलेबियाँ दी थी और हमसे कहा कि आपसे जाकर जूस पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। अगर पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम दोनों जूस पियो। तभी पीछे से मानो चिड़िया और चीकू तोता भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे झूठ बोलते रहोगे? एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील चाची, पहले इन्होंने तोते को पागल बनाया और फिर मुझे, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये कव्वे। धोखा, झूठ, वो भी चील चाची से। बिजली भाग, वरना बहुत पीटेंगे। इससे पहले कि वो भाग पाते, चील चाची उन्हें पकड़ लेती है। वो उन दोनों को मार मार कर उन्हें उल्लू बना देती है। ऐसे उन कव्वों को पूरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल कव्वे के साथ उसकी माँ और छोटा भाई भी रहा करता था। बादल कव्वे का छोटा भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और सारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। बिजली कवि बादल कव्वे की माँ और उसके छोटे भाई से बहुत नफरत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों उसके घर में रहे। बादल जी, बहुत हो गया। अगर आज अपनी माँ और छोटे भाई को घर से ना निकाला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बिजली, वो सारा दिन मेहनत करके हमारे लिए भोजन लाता है। भला उसके रहने से तुम्हें क्या होता है? तुम उसे यहाँ रहने दो। और माँ भी तो भैया की वजह से ही यहाँ रह रही है। ये मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बस बता दिया है। अगर उन दोनों को घर से ना निकाला तो मैं उन्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी।
शाम हो जाती है। बादल कौवा घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही बादल कौवे का छोटा भाई घर आता है तो वो उसे कहता है, छोटे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और माँ को बिजली कभी धक्के देकर निकाले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बताने के लिए बैठा था। आज के बाद तुम और माँ इस घर में नहीं बल्कि किसी और घर में रहोगे। लेकिन भाई, मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा? ये सब मुझे नहीं मालूम, तुझे तो पता है ये घर तेरी भाभी का है। अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो वो मुझे भी घर से निकाल देगी। पीछे से बादल कौवे की माँ भी ये सब सुन रही थी। चल छोटे, यहाँ से चले, जहाँ हमारी इज्जत नहीं, इस घर पे रहने का कोई फायदा नहीं। उदास होकर भोला कौवा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बादल कौवा भी अपने घर में चला जाता है। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल कौवे का छोटा भाई और उसकी माँ सारी रात एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश वैसे की वैसी ही थी। मानो चिड़िया और चीकू तोता भोजन लेने जा रहे थे। वो कौवों को देखकर वहाँ आते हैं। अरे भोले भैया, आप ऐसी बारिश में माची को लेकर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? चिड़िया बहन, मुझे और माची को मेरे भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया है। हमारे पास तो कोई भी घर नहीं है, मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँ? चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत बुरे हैं। बादल को तो अपनी माँ पर भी जरा दया नहीं आई। हाँ तोते भैया, उन कौवों से कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। चलिए माची और भोले भैया, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में चलें। फिर मानो चिड़िया उन दोनों को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी बारिश में तुम हमारी मदद ना करती तो हम शायद मर ही जाते। नहीं माची, ऐसा मत कहिए। चिड़िया बहन, मैं आवारा कौवा नहीं हूँ, मैं काम में आपकी मदद करूँगा। हाँ भोले भैया, मैं भी आप दोनों का घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। बारिश रुक जाती है। भोला कौवा फिर से अपने काम पर चला जाता है।